नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। आपको ज्ञात है हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और उसकी हमने एक हेडिंग कंप्लीट करा दी है, वैद्युत फ्लक्स। आज हम दूसरी हेडिंग करेंगे गॉस की प्रमेय। तो आप हैंड डालिए गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। और ये क्या होती है इसको समझिए। ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इसके भीतर आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा टोटल वो क्या होगा, फाई इक्वल टू 1/ε0 Q1 Q2 प्लस Qn। इसको मैं लिख सकता हूँ फाई इक्वल टू Q/ε0। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये समझ पाए होंगे आप। जैसे आपसे पूछा जाता है पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो हम किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पुत्र में, तो ये बराबर हो गया। तो इसी तरीके से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का ये 1/ε0 गुना होता, तो हम गुणा किसमें करेंगे, आवेश में 1/ε0। तो इसको लिख लें, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गॉस की प्रमेय कहलाती है। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश को मैंने क्या ले लिया, क्यू ले लिया, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो 1/ε0। तो इसको हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू Q/ε0। आपका वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर हो गया, Q/ε0 के बराबर। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने क्या पढ़ा है कि जो फाई ई इक्वल टू होती है वो होती है क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मान होता है इसका। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। तो हमने गॉस की प्रमेय देखी कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गॉस की प्रमेय कहलाती है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये मेरे पास प्लस क्यू आवेश है, इसको मैं एक बिंदु मान लेता हूँ O, यहाँ पर स्थित है।
तो यहाँ से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो इस तरीके से गुजरेंगी, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं। तो मैं कल्पना करता हूँ एक गोलीय पृष्ठ की, इसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक गोले की कल्पना करता हूँ, इसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लिया मैंने, एक छोटा सा भाग ले लिया और ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गई, और यहाँ मैंने बिंदु मान लिया P, और ये हो गया DA। तो पहले मैं इस जो पृष्ठ माना है मैंने गोलीय पृष्ठ, इसका एक छोटा सा भाग ले लिया मैंने, सूक्ष्म भाग, और यहाँ से हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फिर हम टोटल के लिए निकालेंगे और इसकी सहायता से हम निकालेंगे गॉस की पिंडे। इसका आकार हम और सेब इसका जो भी है इस तरीके से ले सकते हैं, तो उसको भी हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। हमने माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ जिसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गोलीय पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA है। एक पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल DA, इसके पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल, या हम ये लिख लें, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल कहते हैं इसे, क्षेत्रफल अवयव DA व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब समझ लीजिए, आपने पढ़ा है वैद्युत बल रेखाएं फर्स्ट चैप्टर में, तो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं जिस पथ का अनुसरण करती हैं, जिस पथ में जाती हैं, उनको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इस तरीके से पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पर आकर मिलती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्लस Q आवेश लिया और ये बल रेखाएं गुजर रही हैं। हमने r त्रिज्या मानकर एक कल्पना की गोलीय पृष्ठ की, जिसके पृष्ठ पर हमने कोई बिंदु P ले लिया, जहाँ क्षेत्रफल सूक्ष्म क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने DA, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है E। तो आप इससे नोट करिए, यही मैंने लिखा है, माना r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ जिसके केंद्र ऊपर प्लस Q आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहाँ क्षेत्रफल अवयव DA व वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर।
तो आप समझ पाए होंगे ये अच्छे से, इसको नोट करिए आप और आगे करते हैं हम। अल्पांश भाग अल्पांश भाग अल्पांश भाग डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस भाग से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो छोटा भाग है तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, और इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो एक ही ओर है। तो ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के बीच थीटा मान कितना होगा? 0। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए इंटू फाई। ये क्लियर हो गया आपके? आप समझ पाए होंगे कि यहाँ से वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। ये हमने पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ये किसके लिए था? टोटल पृष्ठ के लिए। यदि मैं छोटे से भाग के लिए निकालूं, ये टोटल पृष्ठ है, इसका छोटे से भाग के लिए निकालूं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक बिंदु पर कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट, यानी ई समान रहेगा। तो ये कितना होगा? डी ए छोटा भाग, टोटल लेंगे तो ए। तो यहाँ से हम डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ से निकालूं, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ से, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और टोटल के लिए क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेट, क्लोज इंटीग्रेट ए ई डी ए। तो यहाँ ई को बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ए डी ए। तो अब आगे इसको कैसे करेंगे? फाई ई इक्वल टू ए, और इसका मान कितना होगा? इसका मान होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण मानेंगे हम फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक नोट करिए, इसको आगे कर रहे हैं हम अभी। अब आपने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में। तो क्या होती है? बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु पी ले लिया, यहाँ पर मैंने जो तीव्रता निकाली थी वो कितनी निकली थी? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये तीव्रता थी। तो हम अब इसकी तीव्रता निकालेंगे। तो लिख लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी हो जाएगी तीव्रता? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको समीकरण 2। अब हम समीकरण ये समीकरण 1 में यदि E का मान ये यहाँ पुट कर दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा, गॉस की प्रमेय प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो फाई E इक्वल टू E का मान 1/4πε0 Q/r² इंटू ये मान 4πr²। तो 4π से 4π कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। तो फाई E इक्वल टू मिलेगा Q/ε0। और यही है गॉस या गॉस की प्रमेय। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी प्रमेय, गॉस के प्रमेय। पहले हमने प्लस क्यू चार्ज लिया और फिर हमने एक कल्पना की, गोली पृष्ठ की, उसके पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी E। तो इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स निकाला, इससे हमने पहले विद्युत फ्लक्स निकाला कितना होगा। तो सूक्ष्म भाग के लिए विद्युत फ्लक्स निकाला, फिर हमने टोटल के लिए निकाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, और उसको हमने समीकरण नंबर मान लिया 1। फिर हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश कारण। तो वो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। फिर हमने समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमको ये गॉस की प्रमेय प्राप्त हो गई। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और आपका दिन मंगलमय। नोट कर लिया आप लोगों ने, लॉकडाउन की स्थिति है, अभी आप लोग घर पर रहकर सुरक्षित रहें, आप घर पर ही पढ़ें। आपको फिजिक्स में जो भी कोई समस्या हो, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसको बताएंगे आपको। और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग लॉकडाउन में घर रहकर ही सुरक्षित रहेंगे और आपको कोई समस्या नहीं हो। ईश्वर से यही हम प्रार्थना करते हैं। आपका दिन शुभ हो।